तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 6। तो बच्चों ये रही आपके सामने एक्सरसाइज 6। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब से बना है कि इसमें आपकी सारी चीजें एक बार प्रैक्टिस हो जाती है कि इन सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होगा, सरकम सेंटर क्या होगा, सरकम रेडियस क्या होगी, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा। बच्चों ये वैसे तो एक्सरसाइज 6 है, लेकिन एक्सरसाइज 6 की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड के बाद आपके पास सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हो गया और सेवेंथ वाला क्वेश्चन हो गया। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनना होगा तो इनमें से ही बनेगा, बाकी में से नहीं बनेगा। बाय द वे भी हम लोग सीक्वेंस में करते हैं। इसमें यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन है, तो 8 के 8 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि उसमें लिखा है the line 3x plus 4y is equal to 12 intersect the coordinate axis at a and b। तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बात आप क्लियर कर लीजिए, कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का लिखा होगा तो उसका मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और लाइन क्या करती है, मीट करती है ए और बी पे। तो ए बच्चों सबसे पहले एक्स पर आएगा और बी जो है वाई पे आएगा। इतना करने के बाद आप लाइन की इक्वेशन लिख लीजिएगा। लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों मैंने इस लाइन का जो रूप बनाया, कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन मीट करती है तो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्रिएट होने लगता है। तो आप बता सकते हैं इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा। तो सर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को निकालने के लिए वाई को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, मैंने वाई को 0 पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ओके, तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा, क्योंकि सर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको एक्स 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने एक ए बी ओ ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। हमें सबसे पहले इस ट्राइंगल का इन सेंटर निकालना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इन सेंटर निकालने के लिए हमें साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। तो बच्चों क्या आप लेंथ बता पाएंगे? बिल्कुल सर, आप बता सकते हैं। इस साइड की लेंथ है 4 यूनिट। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल। इस साइड की लेंथ है 3 यूनिट। क्या क्लियर है? और बेटा पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड की लेंथ हो जाएगी 5 यूनिट। बिल्कुल क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन सेंटर निकालने में भी आजकल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर इन सेंटर कैसे निकालते हैं। तो इन सेंटर के लिए साइड्स पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो अभी तो ये साइड्स की लेंथ निकालना काफी आसान है क्योंकि वो दिख रही है, लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो साइड्स की लेंथ निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। तो बच्चों कैसे निकालते हैं आप बताएंगे? इन सेंटर कैसे निकालते हैं? ये 5 लेंगे तो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर ये 4 लेंगे तो उधर का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, ये 3 लेंगे तो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। ऐसे करके सबका सम करेंगे और सम करके डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे, 3 प्लस 5 प्लस 4 से, यानी ए प्लस बी प्लस सी से। तो बच्चों कुल मिलाकर के इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों मैंने स्टैंडर्ड आपको बताया जरूर है, लेकिन जल्दीबाजी में हमने आज भी ऐसे बच्चे देखे हैं जो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी लिखने की बजाय एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लिख देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर भी मैच करता है, वो खुशी खुशी मैच करा के आते भी हैं। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी कि साइड्स की लेंथ का सम होता है। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करते हैं यहाँ पर इन सेंटर। तो बच्चों इन सेंटर के लिए मैंने आपको रेडी करवा दिया है कि उसको किस तरह से लिखेंगे। तो हम आपका ए पार्ट फिनिश करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 प्लस नेक्स्ट वाला 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय, क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5। ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसका बच्चों हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए दूसरी जगह बना लेते हैं। चलिए वाई कोऑर्डिनेट बताएगा हर बच्चा, क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5। ये बच्चों आपका आ गया इन सेंटर। तो इन सेंटर कितना निकल के आया, 12 अपॉन 12, यानी कि बच्चों 1,1 आ गया। अब
आप चेक कर लीजिए इन सेंटर आपका 1,1। और बच्चों कभी आपने इन सेंटर को अगर फील किया तो इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। इन सेंटर क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी आपको हो सकता है किसी ने बताई भी हो। ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी जो होती है उसकी तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो बच्चों ये रहा आपका इन सेंटर। और इन सेंटर बनता कैसे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो बच्चों मैंने अभी क्या किया, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको डिफाइन कर दिए विच इज 1,1, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि इन सेंटर की जो साइड से डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, वही डिस्टेंस ये होगी, तो ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होगी। तो आप बच्चों किसी भी पॉइंट से किसी भी साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वही इसकी इन रेडियस कहलाएगी। और बच्चों ये तो आपके लिए बहुत आसान है कि किसी भी पॉइंट से एक लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ आपको पहले से ही पता है क्या होती है। तो बच्चों एक पॉइंट से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस। तो आप करेंगे बी पार्ट। तो बच्चों हम लोग इन रेडियस निकालेंगे। और बच्चों इन रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर आपका क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा हमको हेल्प करिए बताने में। आप लिखेंगे सर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। क्या ये बात सबको याद आ गई? तो बच्चों ये आपकी हो गई लेंथ। तो बच्चों आप बता दीजिए जरा कितना आएगा। 4 और 3 7, 7 माइनस 12 -5, -5 का मॉड होता है 5 और नीचे भी 5 है, तो ये लेंथ आ जाएगी 1। और बच्चों वैसे भी ये 1 ही नजर आ रही थी उस समय भी, तो आपने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड इन रेडियस। उसके बाद बच्चों सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द सर्कम सेंटर। तो बच्चों सरकम सेंटर में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकालेंगे। बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए इसलिए मैंने आपको दोबारा डायग्राम बना करके दे दिया है और आप हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हमको अब बता सकते हैं। ये है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जिसको हम कहेंगे सरकम सेंटर। इन केस ऑफ सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट बच्चों आप बता सकते हैं सरकम सेंटर के लिए। सरकम सेंटर के लिए बच्चों नोटेशन फिक्स होते हैं, उसको हम लोग सरकम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सरकम सेंटर यहाँ पे लिखते हैं जो हो गया ओ। क्या हो गया बताएंगे आप? 0+4/2 कॉमा 3+0/2, ये बच्चों आपका आ गया सरकम सेंटर विच इज कॉल्ड 2,3/2। ये बच्चों आपका सरकम सेंटर निकल के आ गया। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है, लेकिन बच्चों सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है उसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। यानी जितनी डिस्टेंस बच्चों ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, उतनी डिस्टेंस ये होगी। ये सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों आपको लगेगा कि यार ये डिस्टेंस अब निकालें कैसे। हमने कहा बेटा ओरिजिन से ही निकाल लो क्योंकि ओरिजिन सबसे आसान पॉइंट होता है। तो आप क्या करेंगे 2,3/2 की ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालेंगे उसी को हम कहेंगे सरकम रेडियस। यानी कि अब आप डी पार्ट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, आप सरकम रेडियस निकालने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो सरकम रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, बताना स्टार्ट करिए। आप लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और सरकम रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 2-0 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 0 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा है इसको बता पाए? कितना आएगा बच्चों? 5/2 यूनिट्स। एक बच्चे ने बताया 5/2 यूनिट्स। तो आपने बिल्कुल सही बताया होगा। एक बार आप अपना आंसर और कैलकुलेशन खुद भी चेक कर लीजिएगा। डी पार्ट ओवर हो गया। उसके बाद बच्चों मैं आपको पहले भी गला फाड़ के बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो डायरेक्टली ओरिजिन वाला पॉइंट, यानी ये जहां पर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा होता है वही पॉइंट बन जाता है ऑर्थो सेंटर।
यानी बच्चों इस वाले केस में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो होगा 0,0। ऑर्थो सेंटर को बच्चों हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया सेंट्रोइड। तो अगर सेंट्रोइड तो सर ये तो हम हंसी खुशी निकाल देंगे क्योंकि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो ये बच्चों कितना निकल करके आएगा? ये आएगा 4/3,1। क्या ये सबको क्लियर है? ये आपका आ गया सेंट्रोइड। बच्चों याद रखिएगा सेंट्रोइड का सिंबल जी होता है, क्योंकि कभी कभी आपके पास एडवांस के पेपर में भी सेंट्रोइड का सिंबल वो जी यूज करेंगे और वहां पे सेंट्रोइड नहीं लिखा होगा, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि वो जी सेंट्रोइड के लिए कह रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। पूछना है बच्चों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन आते ही अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है तबाही मचा के रख देता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप सेकंड क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन को हर बच्चे को रीड करना है। बच्चों क्वेश्चन अपने आप रीड करते रहिएगा। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी इफ ऑर्थो सेंटर बी 1,2 circumcenter be 0,0 prove that the centroid of the triangle is 1/3, 2/3। तो बच्चों मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि कभी भी अगर आपको सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर में एक रिलेशन डेवलप करना हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कितना है जरा देख के बताइए? 1,2। सर्कम सेंटर कितना है? 0,0। तो क्या बच्चों सेक्शन फॉर्मूले से आप सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कॉमा 1। अगेन दूसरा लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। देखिए ध्यान से 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो बच्चों आपका ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया जी। तो जी आपका क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 1/3 कॉमा 3 2/3। 1/3 कॉमा 2/3। तो बच्चों यही हमको प्रूव भी करना है। तो बच्चों अगर आपको 2:1 वाला रिलेशन नहीं पता हो तो सोचो आपको कितनी तकलीफ हो सकती है ना? तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। जस्ट वेट। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन फिर भी अगर सीक्वेंस में रिवीजन करा रहे तो रिवीजन करा ही देते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। देखिए क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। लिखा है अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रियल रूट है। तो आपको निकालना है कि जो ट्राइंगल होगा जिसके वर्टेक्स ये गिवन होंगे उसका सेंट्रॉइड होगा पी कॉमा क्यू। तो बहुत सारा क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन है तो हम सेंट्रॉइड तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जो सम ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, जरा इसको स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन इजी है, बस ये कोशिश करिए कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो पाए, क्योंकि आपके लिए इजी है, हो सकता है किसी के लिए टफ भी हो जिन्होंने कम प्रैक्टिस की हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। एक का नाम होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो बच्चों हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। ये एक एक का सम वो होता है -1 की पावर 1। 3 - 1 2 डिग्री का कोफिशिएंट। 2 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? -3b। और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है 1। तो ये आंसर आ गया 3b। दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, उसको बच्चों हम समेशन अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं।
तो ये दो का प्रोडक्ट है, तो -1 की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है 1, और हाईएस्ट डिग्री में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 3 - 2, समझ में? ये 3 - 2 करेंगे तो 1 डिग्री का कोफिशिएंट आएगा, और 1 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 3 क्यू। तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा 3 क्यू। क्या क्लियर हो गया? तीनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1। जब हम तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 यानी कि कांस्टेंट -1, तो बच्चों ये 1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का आपका रिवीजन भी हो गया। अब बच्चों आपको क्या लिखना था? फाइनली सेंट्रोइड लिखना है, तो आप सेंट्रोइड को लिखना चालू करिए। सेंट्रोइड होगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स आप बता देंगे कितना है? 3p। तो ये हो गया 3p/3, तो p दिख रहा है। और बच्चों ये लिखा है 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसकी वैल्यू आप पहले से जान चुके हैं। तो वैल्यू ये तो p आ गया। ऊपर क्या हो गया? 3q। नीचे क्या है? 3 × 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया p, q, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल। तो बच्चों क्वेश्चन भले आपको आसान दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसान है, दूसरे के लिए हो सकता है टफ। चलिए बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट हो चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स आपको गिवन है। जरा ट्राइंगल आप क्रिएट कर लीजिए। तो बच्चों क्या है? ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स है। एक है आपका 5, -1 और एक है -2, 3। और कह रहा है ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो ऑर्थो सेंटर बच्चों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो हम ऑर्थो सेंटर आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर आपका क्या है बच्चों? ओरिजिन। तो इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। कह रहा थर्ड कोऑर्डिनेट यानी सी जो है वो आपको निकालना है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं a, b। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये थ्योरी आपको पहले से पढ़ाई गई है कि ये लाइन जिसका नाम है एपी, आप नामकरण कर दीजिएगा PQR, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ध्यान से देखिए बच्चों, जो एपी लाइन वो BC के परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आप -1 कर दीजिए, तो A और B में एक इक्वेशन बन जाए। फिर से देखिए बच्चों, फिर BR और ये AC लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इनके भी स्लोप का प्रोडक्ट आप -1 कर दीजिए, दो इक्वेशंस बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, और आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों ऑर्थो सेंटर का तो यही फंडा होता है कि आपको लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके इक्वेशंस बनानी है। तो बच्चों मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों लिख देता हूँ कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर है बीसी। तो बच्चों एपी लाइन का जब हम स्लोप निकालने के लिए बच्चों को कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर पी पॉइंट तो पता नहीं है, तो आप एपी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो बेटा हमने कहा एपी लाइन में 2 पॉइंट्स तो गिवन है ना, एक 5, -1, एक 0, 0, और एक लाइन का हम स्लोप किन्हीं भी 2 पॉइंट से निकालें, वो तो सेम आएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे आप एपी लाइन का स्लोप क्या बता सकते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बच्चों बीसी लाइन का स्लोप भी बता देंगे आप, b -3 अपॉन a + 2। इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। ये बच्चों आपको बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बच्चों आप क्या लिखने वाले हैं? आपको a और b यूज करना है, तो आप a और b के हिसाब से इक्वेशन बनाइएगा। आप कहेंगे सर जो बी आर है वो परपेंडिकुलर है AC के, तो बच्चों यहां से इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले आपको बी आर का स्लोप बताना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 3 - 0, -2 - 0। ठीक है सर, ये हो गया बी आर का स्लोप। अब हम सर AC का स्लोप निकालेंगे। AC का स्लोप क्या होगा?
AC का स्लोप होगा बच्चों b प्लस 1 अपॉन a माइनस 5। बच्चों अगर दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों अब आपकी दो इक्वेशंस क्रिएट हो गई हैं, दो इक्वेशंस को यूज करके आप सॉल्व करेंगे, आपका a और b आ जाएगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन सेंटर आपको निकाल के देता हूँ, पूरा नहीं निकालूंगा। वेट, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन के लिए रेडी हो गए? अगर रेडी है तो वीडियो को पॉज करके आप इन सेंटर अपने आप निकाल लीजिए और अपना आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसमें ट्राइंगल के वर्टेक्स वगैरह गिवन है। ठीक है बच्चों, इन सेंटर तो ट्राइंगल का ही निकलता है, उन्होंने ट्राइंगल लिखना भूल है, कोई बात नहीं। आप जरा डायग्राम सिस्टमैटिकली सही से बनाइए। A 4, -2, B -2, 4, C 5, 5। तो बच्चों आपको सबसे पहले पता क्या रखना है, आपको लेंथ निकालनी है, BC लेंथ। तो बच्चों जल्दी से BC लेंथ कैलकुलेट करके आप देंगे। आप देखेंगे 5 - 4 का होल स्क्वायर इन 5 + 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 और 2 7 होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, और ये हो जाएगा √50। तो बच्चों ये लेंथ मैं सिस्टमैटिकली यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लेंथ है √50। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वाली लेंथ निकालते हैं, उसका नाम है AB। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन सेंटर भी बच्चे गलत निकाल के आ जाते हैं, और कई बच्चे स्लोप का भी फॉर्मूला गलत लगाते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, कई लोग गलती से x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 लिख देते हैं। तो ये सब काम सिर्फ जल्दीबाजी से होता है। आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस आते होंगे, बस ध्यान से करिएगा। 4 - -2 का होल स्क्वायर एंड -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये लिंक हम निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36, अगेन 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो बच्चों ये हो गया 2√36। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 6√2। ओके, थैंक यू। तो ये बच्चों ये लेंथ आ गई 6√2, इसको मैंने मार्क कर दिया। बच्चों हमको जल्दी से AC लेंथ भी निकलवा दीजिए जरा, इतना आप कर रहे हैं तो आप हमको AC लेंथ भी निकलवा दीजिए। तो ये आएगी बच्चों 5 - 4 का होल स्क्वायर और 5 + 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो ऊपर वाली लेंथ होगी एक तरह से, तो ये √50 आ रही है। क्या आ रही है, √50। तो बच्चों मैं इसको √50 ही लिख देता हूँ, ये इंडिकेट मैंने कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब तो इन सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब तो हर बच्चा इन सेंटर निकाल सकता है। ठीक है, तो जिनके लिए इन सेंटर एकदम नया है वो आप निकाल सकते हैं। क्या मैंने तरीका बताया था, अगर ये वाली लेंथ होगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये लेंथ होगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये लेंथ होगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा लिख डालते हैं इसको। तो आप हमको बताना चालू करेंगे, 6√2 × 5 प्लस √50 × -2 प्लस √50 × 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, a + b + c। तो a + b + c का क्या मतलब हुआ, √50 प्लस √50 प्लस 6√2। क्या क्लियर है? नेक्स्ट लिख देते हैं y कोऑर्डिनेट। अब बच्चों सबके अपोजिट वाले y कोऑर्डिनेट लिखना, √50 × -2 √50 × 4 प्लस 6√2 × 5 डिवाइडेड बाय a + b + c। तो बच्चों a + b + c में क्या आएगा, √50 प्लस √50 प्लस 6√2। ये बच्चों इसका सेंटर मैंने आपको फाइनली निकाल के दे दिया। लेकिन बच्चों वैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल था,
चलिए अब निकाल लिया तो निकालिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इन सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। बच्चों चलते हैं हम सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ, और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप कोशिश करो आप कैसे करोगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करना है ध्यान देंगे। इसमें लिखा है फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 3,4 -4, -3 5 cos थीटा, -5 sin थीटा। कैसे निकालेंगे हम इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले हमारे पास एक बच्ची बैठी है कि सर मैं बताऊं। हमने कहा बेटा क्या बताऊं। कौन सर, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। बच्चों ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट। 3,4 -4, -3, और बच्चों हो गया 5 cos थीटा, -5 sin थीटा। और सर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी अजीब गरीब टाइप का डाटा है, लेकिन हो जाएगा, कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होंगे। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो क्वेश्चन मेथड नंबर 1 से कैसे होगा। तो तुम कहोगे सर मेथड नंबर 1 से करना है, तो सबसे पहले सर सारा ईमानदारी का काम करना पड़ेगा। क्या करते हैं, इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा बी, और उसके बाद बार बार आप लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे, और आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी एच और के में। यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी में बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा ए और बी बहुत वियर्ड तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि इक्वेशंस बहुत ही अजीब लग रही होंगी साइन थीटा कॉस थीटा में। तो तुमने कहा कोई और मेथड हो सकता है। हमने कहा बेटा कभी कभी, कभी कभी का याद रखिएगा हमेशा, जेई मेंस के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में, अगर जो पॉइंट्स दिए जाते हैं ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड से रिलेटेड, याद रखिएगा वो पॉइंट्स में कुछ मैचिंग होती है, सिमिलैरिटी होती है, और बहुत ही जल्दी आप उनको यूज करके सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से देखिए, आप इन तीनों वर्टेक्स को देख करके सरकम सेंटर तो तुरंत ही बता सकते हो। क्या बताओगे, सर हाँ सर 3,4 भी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस वही होगी जो -4, -3 से होगी। तो बता सकते हो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन। तो सर ओरिजिन की जो 3,4 से डिस्टेंस होगी वो 5 होगी, और -4, -3 से भी 5 होगी। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो। और ओरिजिन की 5 cos थीटा, -5 sin थीटा से भी डिस्टेंस 5 ही आएगी। आप चाहे निकाल के देख लो। तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है, और इन सेंटर की डिस्टेंस साइड से इक्वल होती है। तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया। हम सीधा एक लाइन बना लेते हैं और लिखते हैं खटाक से, ये हो गया सेंट्रॉइड, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, और ये हो गया सरकम सेंटर। ये हो गया 2:1, और सारे पॉइंट्स आपको पता है। जी भी आप निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों जी क्या होगा ये तो आप तुरंत लिख सकते हैं, बताइए। 3 - 4 which is -1 plus 5 cos theta upon 3, and बच्चों y coordinate 4 - 3 which is 1 -5 sin theta, just wait, 1 -5 sin theta whole divided by 3। ये बच्चों सेंट्रोइड हो गया। तो बच्चों ऑर्थो सेंटर निकालना तो आपके लिए बहुत छोटा सा काम है। तो बच्चों ये हो गया मेथड नंबर 1, और ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 को यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि जी के कोऑर्डिनेट आप वैसे क्या लिखने वाले हैं, बताइए। 2 × 0 that means 0, 1 × a that means a, upon 1 + 2 that means 3।
अगेन 2 into 0 that means 0, 1 into b that means b upon 2 plus 1 3। तो बच्चों ये भी g है और नीचे वाला भी g है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे, a और b आ जाएगा, मतलब ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो बच्चों जब हम कर ही चुके हैं तो पूरा कर देते हैं। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 1 + 5 cos थीटा और b की वैल्यू हो गई 1 - 5 sin। तो बच्चों आपका निकल के आ गया फाइनली ऑर्थो सेंटर। तो अगर आप उसको एग्जाम में सिस्टमेटिकली लिख रहे होंगे तो ऑर्थो सेंटर होगा 1 + 5 cos थीटा, 1 - 5 sin थीटा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं वापस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों आप स्क्रीन थोड़ी सी बदल गई थी, उसमें थोड़ा सा IGCSE बोर्ड का। हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने अभी आपके सामने 7th क्वेश्चन रखा है और आपने होपफुली सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया। मैंने अभी आपका 7th क्वेश्चन का आंसर भी देखा, ये आपके द्वारा लिखा गया सॉल्यूशन है, जो मैंने अप्रिशिएट भी किया और काफी अच्छा सॉल्यूशन आपने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अच्छे से। 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वर्टिसेस दिए हैं बच्चों और कहा जा रहा है कि जो इसका जो सरकम सेंटर है वो कॉन्साइड करता है ओरिजिन के साथ। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं और सरकम सेंटर को ओरिजिन से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया आपका सरकम सेंटर और ये बन गया आपका ओरिजिन। बच्चों सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी डिस्टेंस उसकी A से होगी उतनी B से होगी उतनी C से होगी। तो आप सबसे पहले ABC को डिफाइन कर दीजिए। A आपका हो गया x1, x1 tan थीटा 1, ये हो गया आपका x2, x2 tan थीटा 2, ये हो गया आपका x3, x3 tan थीटा 3। ये बात समझ में आ गई। और आपने कहा सर ये भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, ये भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। सावधान, सरकम रेडियस जो होती है बच्चों वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपको लिखना भी हो तो आप कैपिटल R लिखेंगे। ठीक है। बाय द वे आप कहेंगे कि सर जो OA होगा वही OB होगा वही OC होगा, तो हम क्या करते हैं सिमेट्री से हम सबसे पहले कोई एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट मींस OA। तो बच्चों OA जब आप निकालेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। लिखना स्टार्ट करिए। आप लिखेंगे x1 - 0 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे x1 tan थीटा 1 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपने क्या लिखा, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर tan स्क्वायर। समझ में आ गया, x1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। तो बच्चों आपका OA स्क्वायर कितना आ गया, x1 स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा 1। तो बच्चों OA कितना आ गया, वो आ गया x1 sec थीटा 1। तो बच्चों अगर OA आ गया तो OB भी ऐसे ही होगा, OC भी ऐसे ही होगा। समझ में आया। तो बाई सिमेट्री आप OA लिख सकते हैं तो OB और OC भी लिख सकते हैं। बच्चों जो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है और जो आपको प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप ऐसा करिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल दीजिए और इसको लिख दीजिए r। इसको क्या लिख देंगे आप, r। तो जल्दी से बताएंगे आप x1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी
आर अपॉन सेक थीटा वन, जिसको आप आर कॉस थीटा वन लिख सकते हैं। x2 क्या आएगा, आर कॉस थीटा टू, और x3 क्या आएगा, आर कॉस थीटा टू। अब बच्चों आप a का कोऑर्डिनेट लिखिए। जब आप a का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो वहां पे x1 पुट करो। x1 कितना है, आर कॉस थीटा वन, ठीक है। और फिर से आप x1 पुट करो तो आर कॉस थीटा वन साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन से कॉस थीटा वन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आर साइन थीटा वन। तो बच्चों इसी तरह से आपका बी कोऑर्डिनेट बन जाएगा आर कॉस थीटा टू कॉमा आर साइन थीटा टू, बन गया। सी कोऑर्डिनेट बन जाएगा आर कॉस थीटा थ्री आर साइन थीटा थ्री। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड भी निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड आप निकाल लेंगे, सरकम सेंटर आपको पता है, तो ऑर्थो सेंटर भी निकल के आ जाएगा। तो बच्चों जल्दी से बताइए यहाँ का सेंट्रोइड क्या होगा? तो सर सेंट्रोइड जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी r टाइम्स cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू। जस्ट वेट बच्चों, प्लस cos थीटा थ्री होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर क्या आएगा, r टाइम्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री होल डिवाइडेड बाय 3। ये बात क्लियर होगी बच्चों सबको? ये आपका हो गया सेंट्रोइड। और बच्चों अगर आपका सेंट्रोइड निकल आ चुका है तो आप एक आसान तरीके से भी क्वेश्चन अब कर सकते हैं कि बार में खत्म। कैसे करेंगे खत्म, आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर आपका ओरिजिन, सेंट्रोइड आपको पता ही है, और आपके पास जो एच है यानी कि ऑर्थो सेंटर वो एक्स बार कॉमा वाई बार। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म हो गया अगर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये देखिए, आप कहेंगे जो स्लोप लाइन ओजी का होगा वही स्लोप लाइन ओएच का भी होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, ओजी का स्लोप निकाल लीजिए और ओएच का स्लोप निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों OH का स्लोप क्या होगा, तो सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। OG का स्लोप क्या होगा, अगेन सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सर जब आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको जो प्रूव करना था वो 100% निकल आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन का हो गया दी एंड। मेरे ख्याल से बच्चों सक्सेसफुली आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, और बच्चों आपने भी जो किया था उसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सही था। हालांकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से बीच में मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन जो आपने सोचा वो सही किया है। तो ये भी एक मेथड नंबर 1 हो सकता है, और मेरे वाले को आप मेथड नंबर 2 भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर मेथड नंबर 1 एंड दिस इज योर मेथड नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बचा है, तो इसके लिए आप तालियां बजाइए। आखिरी क्वेश्चन ये हो गया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए अब आप रेडी हो जाइए। बताइए क्या लिखा है, इफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज एट द ओरिजिन, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या है, ओरिजिन है। सेंट्रोइड इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द, ठीक है, सेंट्रोइड भी पता है वो मिड पॉइंट है किसका, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए बाई टू, यानी ए प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बाई टू, यानी ए माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू, ठीक है बच्चों। सेंट्रोइड भी आ गया। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। तो तुमको सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सर अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम ये तो पॉइंट पहले से जानते हैं कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है ना, और हम ये भी जानते हैं कि इस लाइन पे सेंट्रोइड क्या गिवन है। तो बेटा जब सेंट्रोइड भी पता है, यानी इस लाइन पे एक पॉइंट पता है,
ये पॉइंट आपका गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो। तो आप इस लाइन की इक्वेशन तो लिख ही लोगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स पता है ना। 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जिस कई तरीके से लिखते हो। आप पहले एक काम कर लो, स्लोप निकाल लो जी लाइन। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों जब ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्लोप आई गया बच्चों, स्लोप आपके पास लिखा है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx। ओके, और बच्चों यहां से क्वेश्चन का हो गया द एंड, यानी आपके पास फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हुई, इस एक्सरसाइज का द एंड। थैंक यू। ये आपके पूरे नोट्स भी क्रिएट हो गए, एक्सरसाइज 6 पूरी तरह से फिनिश हो गई।